हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है दीवानी बाद, यानी सीपीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दीवानी प्रकृति की बाद क्या है, जिसको धारा 9 में बताया गया है। धारा 9 के अनुसार सिविल प्रकृति के बाद क्या होते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीसी का। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि दीवानी प्रकृतिवाद आखिर होता क्या है, यानी सिविल प्रकृति के बाद, जिसे हम सिविल प्रकृति के बाद भी कहते हैं। तो क्वेश्चन है, दीवानी प्रकृतिवाद की विवेचना कीजिए। क्या दीवानी न्यायालय दीवानी प्रकृति के सभी वादों का विचारण कर सकता है? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। तो सिविल वाद होता क्या है, यानी दीवानी वाद क्या होता है? सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के अनुसार किसी संपत्ति से संबंधित या अधिकारों से संबंधित वाद सिविल वाद या दीवानी वाद कहलाता है। सीपीसी के अनुसार किसी संपत्ति से संबंधित या अधिकार से संबंधित जो भी कोई वाद होते हैं, केसेस होते हैं, वो दीवानी वाद या सिविल वाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार को लेकर दो या अधिक व्यक्तियों में जो वाद शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? सिविल वाद कहते हैं। यानी अपनी निजी अधिकार को लेकर या किसी महल्ले टोले जो भी सार्वजनिक अधिकार होते हैं उसको लेकर अगर दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विवाद शुरू होता है तो उसे सिविल वाद या दीवानी वाद कहते हैं, जिसमें पैसा वसूली के मामले, तलाक, किराया, संपत्ति के मामले आते हैं। सिविल प्रकृति के बाद धारा 9 के अनुसार कोई भी मूल्यवान वाद, कोई भी इम्पोर्टेंट केसेस जो होते हैं जिसके प्रवर्तन की मांग, कोई भी वाद का उसके अधिकार की जो मांग होती है, न्याय की मांग होती है, वो दीवानी न्यायालय में की जाती है तो उसे दीवानी प्रकृति का वाद कहते हैं। दीवानी प्रकृति के मामले कौन है और कौन नहीं, इसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि कौन कौन सा दीवानी मामला होते हैं और कौन कौन नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है पूर्णतः धार्मिक मामला, जो है वो दीवानी प्रकृति का नहीं होता है। जो पूर्णतः धार्मिक, पूरा धार्मिक मामला हो, पूरा धार्मिक केसेस हो, वो दीवानी प्रकृति का नहीं होता है। जैसे जब कोई विवाद पूर्णतः धार्मिक प्रकृति का होता है, अर्थात धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है, तो वह सिविल प्रकृति का नहीं होता है। जैसे शिव भगवान के रुद्राभिषेक में पूजा की शुरुआत जल डालने से हो या दूध डालने से हो, सिविल न्यायालय इसकी सुनवाई नहीं करेगा। ये क्या हो जाता है? पूर्णतः धार्मिक मामला कि शिव भगवान की अगर हम पूजा करने गए हैं तो उसमें पहले जल डाले या दूध डाले, ठीक है, तो ये सब की सुनवाई सिविल न्यायालय नहीं करेगी। अब है जो अंशतः धार्मिक मामले होते हैं वो होते हैं दीवानी प्रकृति। पूर्णतः धार्मिक मामला दीवानी प्रकृति का नहीं होता है। परंतु जब कोई मामला पूर्णतः धार्मिक न हो, अंशतः होता है, तो वह तथा उस विवाद से किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन होता है तो वह दीवानी प्रकृति का विवाद हो सकता है। अगर धार्मिक मामला है और वो पूर्णतः है, पूजा पाठ से संबंधित है तो या धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित है तो वो दीवानी प्रकृति नहीं होगा। लेकिन वैसा विवाद जो पूर्णतः न होकर अंशतः है और उससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह दीवानी प्रकृति का विवाद हो सकता है। धार्मिक मामलों से संबंधित पद हो गए और धन संबंधी विवाद, उस पद के लिए कोई वेतन हो या नहीं हो, दीवानी प्रकृति का होगा। जैसे कोई पुजारी है, मंदिर में है, तो वो पद है उसका, उसे धन मिले, वेतन मिले या ना मिले, अगर उसके साथ उसके अधिकार का हनन होता है तो वो दीवानी प्रकृति का होगा। जैसे जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करना तथा पूजा करना सिविल प्रकृति का विवाद हो सकता है।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है श्री सिंघा रामानुज बनाम श्री रंगा रामानुज, जो AIR 1961 का केस है। इस बाद में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि मात्र धार्मिक सम्मान एवं सुविधाओं की घोषणा के लिए प्रस्तुत वाद जो है वो सिविल प्रकृति का नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में कहा कि मात्र धार्मिक सम्मान एवं सुविधा की घोषणा के लिए प्रस्तुत वाद सिविल प्रकृति का नहीं है। यानी धार्मिक सम्मान या सुविधा, पूजा पाठ या मंदिर में हर तरह की सुविधा नहीं है। अगर सुविधा नहीं है, कोई बाद ले आया कि ये मंदिर में ये सुविधा नहीं है, तो ये सब जो केस है वो दीवानी प्रकृति का नहीं होगा। पद धारण करने का अधिकार एवं उसके पारिश्रमिक के रूप में जुड़े सम्मान के अधिकार के लिए सिविल प्रकृति का वाद होगा। ठीक है, किसी के पद के लिए या उसके वेतन से जुड़ा कोई भी केसेस हो तो वो सिविल प्रकृति का वाद होगा। इसमें एक केस और है, उषा व नवीन चंद्र त्रिवेदी बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर 1978 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, ये गुजरात का मामला है। गुजरात के मामले में फिल्म जय संतोषी माँ के प्रदर्शन के विरुद्ध इस आधार पर वाद संस्थगित किया गया। इस आधार पर वाद लाया गया कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाती है। यह धारण किया गया कि यह सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। अगर कोई फिल्म बन रहा है और उस फिल्म के विरुद्ध लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध वाद ला रहे हैं, तो ये सब जो वाद होगी वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। दूसरा है, पूर्णतः सामाजिक मामला सिविल प्रकृति का वाद नहीं हो सकता है। जातिगत भोज में किसी व्यक्ति को आमंत्रित करना, विवाह के अवसर पर किसी व्यक्ति को निमंत्रण न देना पूर्णतः सामाजिक मामले हैं। ऐसे विवादों का सिविल न्यायालय विचारण नहीं कर सकती है। ठीक है, सामाजिक मामला यानी जातिगत भोज, अगर कोई ऊंचा जाति के यहाँ कोई निमंत्रण है, छोटे जाति को नहीं दिया, जात पात देखा जा रहा है, छोटे जात को आमंत्रित नहीं किया, या विवाह के अवसर पर किसी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया, मोहल्ला में अगर किसी की शादी हो रही है तो आस पड़ोस को अगर किसी ने निमंत्रण नहीं दिया और उसने केस कर दिया, तो ये सब क्या होते हैं, पूर्णतः सामाजिक मामले हैं। तो अगर वो व्यक्ति केस करता है तो ये सब का जो विचारण है वो सिविल न्यायालय नहीं करेगी। अगर पूर्णतः सामाजिक मामला है तो वो सिविल न्यायालय उसका विचारण नहीं करेगी। परंतु जब किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, जैसे कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, तो वह पूर्णतः सामाजिक मामला न होकर दीवानी विवाद हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार से उसके बहुत सारे अधिकारों का हनन हो सकता है। जैसे कुएं से पानी भरने का अधिकार का हनन। ठीक है, पहले जात पात देखा जाता था, छोटे जात के लोग कुआं से पानी नहीं भर सकते, तो ये सब जो केस है ये दीवानी न्यायालय में जाएगी और उसका विचारण दीवानी न्यायालय करेगी। अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन हो रहा है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, तो ऐसे जो वाद होते हैं वो दीवानी न्यायालय में होगी। तीसरा है, पूर्णतः राजनीतिक मामला सिविल प्रकृति का नहीं हो सकता। किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति का महासचिव नियुक्त किया जाना पूर्णतः राजनीतिक मामला है, तो दीवानी न्यायालय इससे संबंधित विवाद का विचारण नहीं कर सकती। परंतु प्रधानमंत्री का जो पद होते हैं वो बहुमत दल के नेता को ही दिया जा सकता है। इससे संबंधित विवाद पूर्णतः राजनीतिक मामला नहीं, राजनीतिक मामला जो है न होकर सिविल प्रकृति का वाद होगा। पूर्णतः राजनीतिक मामला जो है वो सिविल प्रकृति का नहीं हो सकता। अगर किसी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है, ठीक है, और वो किसी भी व्यक्ति को महासचिव नियुक्त कर दिया, तो ये पूर्णतः राजनीतिक मामला है। वो अगर वादा किया था किसी और से कि हम तुम्हें महासचिव नियुक्त करेंगे और उसे नहीं करके किसी और व्यक्ति को कर दिया, तो पहले वाला व्यक्ति अगर केस कर देता है तो इसका विचारण दीवानी न्यायालय नहीं करेगी। जो ये है पूर्णतः राजनीतिक मामला हो जाता है। वो किसी भी व्यक्ति को महासचिव नियुक्त कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो मामला होता है, प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो बहुमत दल के नेता को ही दिया जा सकता है। जिसे बहुत सारे वोट दिए जाते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इससे संबंधित कोई भी विवाद जो है वो राजनीतिक मामला न होकर सिविल प्रकृति का वाद होगा। ठीक है, और इसका विचारण सिविल न्यायालय करेगी। अगर प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिला है, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद उसे मिलना चाहिए, लेकिन कोई और बन गया प्रधानमंत्री, तो ये सब जो मामले हैं वो कहाँ जाएगा, सिविल न्यायालय में जाएगा। विवक्षित तथा अभिव्यक्त रूप से वर्जित
सीपीसी की धारा 9 जो है वो दीवानी न्यायालय को सभी प्रकार की दीवानी प्रकृति के वादों की सुनवाई का अधिकार देती है। धारा 9, यदि वह विवाद अभिव्यक्त हो, लिखित हो या विवक्षित रूप से या मौखिक रूप से वर्जित न किया गया हो। अभिव्यक्त रूप से वर्जित किसी विषय पर अगर विधायिका लॉ बनाकर स्पष्ट रूप से यह घोषित कर सकती है कि वह अमुक विषय दीवानी प्रकृति का नहीं है। इसमें है विशिष्ट कानून द्वारा विचरित विषय। ठीक है, अभिव्यक्त रूप से अगर किसी विषय पर विधायिका जो है, जो लॉ बनाती है विधायिका, वो अगर विधि बनाकर स्पष्ट रूप से उसमें यह घोषणा कर दिया गया है कि जो अमुक विषय है वो दीवानी प्रकृति का नहीं है, तो वो अभिव्यक्त रूप से वर्जित होगा। ठीक है, वो दीवानी प्रकृति की नहीं होगी। इसमें है विशिष्ट कानून द्वारा विचरित विषय। अगर किसी विशिष्ट कानून, कोई विशेष कानून के प्रावधान के फलस्वरूप दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता जो है वो वर्जित कर दी गई है, तो ऐसे विषय से संबंधित वाद का विचारण ऐसे न्यायालय नहीं करेगी। अगर उदाहरण के लिए समझें तो विभिन्न राज्य सरकार द्वारा पालित राजस्व या लगान संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न राजस्व संबंधी विषय पर जैसे भाटक, लगान या मालगुजारी या कास्त निर्णय करने का अधिकार राजस्व अधिकारों को दिया गया है। इन सारे विषयों पर एकमात्र क्षेत्राधिकार या अधिकारिता राजस्व अधिकारियों को या राजस्व न्यायालय को है। इसका वो दीवानी न्यायालय इसका विचारण नहीं करेगी, बल्कि ये सबका जो है वो राजस्व न्यायालय विचारण करेगी। दूसरा है इसमें विशिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा विचारण विषय। ठीक है, पहला था विशिष्ट कानून द्वारा विचारण विषय। ठीक है, कौन कौन से चीज़ थे उसमें, मालगुजारी, भाटक, लगान, ये सब का जो भी केस होंगे वो राजस्व न्यायालय करेगी। द्वारा जो राज्य न्यायालय वो करेगी। अब है विशिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा विचारण विषय, जहाँ किन्हीं विषय के लिए विशिष्ट अधिकरण की स्थापना की गई है, वहाँ उन विषयों पर निर्णय करने का एकमात्र अधिकार किसे है, उसी अधिकरण को है। और ऐसे विषय के संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है। ऐसे विषयों पर बात जो है वो दीवानी न्यायालय ग्रहण नहीं करती है। ठीक है, अभिव्यक्त रूप से वर्जित विषय में अगर विधायिका विधि बनाकर घोषणा कर देती है कि अमुक विषय दीवानी प्रकृति का नहीं है, तो वो नहीं है। उसमें आते हैं 2 पॉइंट, विशिष्ट कानून द्वारा विचारण विषय और विशिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा विचारण विषय। अब है दूसरा है विवक्षित रूप से वर्जित, यानी मौखिक रूप से वर्जित। तो धारा 9 के अनुसार दीवानी न्यायालय उन सभी दीवानी वादों को ग्रहण कर उन पर विचार कर सकेंगे जिनका संज्ञान या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से वर्जित नहीं है। दीवानी वाद जो है वो विवक्षित रूप से 2 आधारों पर वर्जित होते हैं। धारा 9 के प्रावधान के अनुसार दीवानी न्यायालय क्या उन सभी दीवानी वादों को ग्रहण कर उन पर विचार कर सकेगी जिसका संज्ञान या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से वर्जित नहीं है। इसमें है पहला पॉइंट कि विधि के सामान्य सिद्धांत के आधार पर वर्जित, जो भी विधि के सामान्य सिद्धांत है उसके द्वारा वर्जित किया गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी दीवानी न्यायालय को राज्य कार्य से संबंधित वाद के ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। राज्य के जो भी कार्य होते हैं उससे संबंधित वाद क्या दीवानी न्यायालय नहीं करेगी विचारण। राज्य कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो राज्य के द्वारा अपनी प्रभुत्व संपन्न हैसियत के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है लोक नीति के आधार पर वर्जित, कुछ ऐसे वाद जो दीवानी प्रकृति के तो हैं किंतु उनका संज्ञान दीवानी न्यायालय द्वारा लोक नीति के आधार पर वर्जित किया गया है। ठीक है, मतलब वो दीवानी प्रकृति के तो है, केस है वो दीवानी, लेकिन उसका जो है
दीवानी न्यायालय उसे नहीं ले सकती है। जैसे ऐसी संविदा के भंग होने पर जो अवैध है लाए जाने वाला क्षतिपूर्ति का बाद जो है वो लोक नीति के आधार पर क्या है, वर्जित है। इसी प्रकार किसी न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध उन कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति का बाद जिसको उसने सद्भावना पूर्वक और अपने लोक कर्तव्य के दौरान किया था, लोक नीति द्वारा वर्जित है। अगर कोई न्यायिक पदाधिकारी जो है उसके विरुद्ध केस लाया गया कि उसने अपने समय में जो कार्य किया था वो गलत था, ठीक है, सद्भावना पूर्वक और अपने लोक कर्तव्य के दौरान अगर उसने किया था तो उसका क्षतिपूर्ति का अगर उसके विरुद्ध बाद लाया गया तो वो लोक नीति द्वारा वर्जित होता है। तो उसका जो केस है वो दीवानी न्यायालय में नहीं करेगी। इसमें अब हम जानेंगे कि निम्नलिखित प्रकृति के बाद जो है वो कौन दीवानी के बाद हैं, कौन कौन सा दीवानी बाद है। तो पूजा का अधिकार, धार्मिक या अन्य प्रकार के जुलूस निकालने का अधिकार। अगर कोई छोटा जाति या मंदिर में प्रवेश करने का उसे नहीं दिया जा रहा है, पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, तो उसके अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो दीवानी बाद होगा। धार्मिक से संबंधित या अन्य प्रकार के जुलूस निकालने का अधिकार, मृत को दफनाने का अधिकार, मत देने का अधिकार, विवाह विच्छेद संबंधी बात जो है ये सब होते हैं कौन से, दीवानी बाद, ठीक है। मृत को दफनाने का बाद ये बहुत सारी जगह पे होते हैं कि अगर छोटे जाति का जात पात जहाँ देखा जा रहा है उसे स्थान नहीं दिया जा रहा है या किसी और कारणवश स्थान नहीं दिया जा रहा तो उससे संबंधित केसेस भी दीवानी बाद ही होंगे। निम्नलिखित प्रकृति के बाद कौन कौन से जो बाद है वो दीवानी बाद नहीं है। पहला है जातिगत प्रश्न से संबंधित बाद, ये दीवानी बाद नहीं है, इसका विचारण दीवानी न्यायालय नहीं करेगी। ये सामाजिक मामला हो जाता है तो समाज में ही निपटाया जाए। दूसरा है धार्मिक कृत्यों से संबंधित बाद, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप अगर पूर्णतः धार्मिक है तो वो दीवानी बाद नहीं है। किसी पद के साथ जुड़ी हुई गरिमा की रक्षा के लिए बाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम से संबंधित बाद या भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित बाद, ये सब जो बाद है वो दीवानी बाद नहीं है, ठीक है। इसका जो विचारण है वो दीवानी न्यायालय नहीं करेगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है CPC का, तो इसे अच्छे से एक बार आप इसे नोट्स बना लीजिएगा, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए डाल रखी हूँ तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पर बनाने का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।